साथियों प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका गणित शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों हमने उत्तराखंड ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और उस बैच की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और जो पहली क्लास थी उसमें हमने उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को पढ़ा था और जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन यानी कि स्थल आकृतियों के आधार पर हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखा था। आशा करता हूँ दोस्तों कि उन लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से अटेंड किया और उसको एक बेहतर तरीके से, बेहतर रणनीति के साथ उसको आपने अच्छे तरीके से अटेंड किया होगा। साथियों, और आज की क्लास कारीगर सिद्धों की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को नस्तानाबूद करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक का नाम सभी बच्चे डालेंगे। सभी बच्चे यहाँ पर टॉपिक का नाम डालेंगे। टॉपिक का नाम डालेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। टॉपिक का नाम रहेगा आज का उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात करी थी कि जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है वो हमने स्थलाकृतियों के आधार पर किया था। और उत्तराखंड को जो यहाँ के भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने उत्तराखंड को स्थलाकृतियों के आधार पर टोटल 8 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ट्रांस हिमालय था, उसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय था, उसके बाद आपका लघु हिमालय था, फिर आपका दून या द्वार था, उसके बाद आपका शिवालिक था, उसके बाद आपका भाबर था, उसके बाद आपका तराई था और अंतिम आपका गंगा का मैदान आ जाता है। तो आइए इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं और पेपर के दृष्टिकोण से यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाला वीडियो बीपीडी री एग्ज़ाम हो या आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उत्तराखंड के, आप आने वाला अभी आरओ एआरओ है या लोअर पीसीएस शायद फिर से आएगा, तो उन सभी के लिए क्लासेस आपके लिए बेनिफिट रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी कहा उनका नाम लिखते हैं और उनकी ऊंचाई उत्तराखंड में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा कि सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की ऊंचाई उत्तराखंड में अप्रॉक्स 2500 से 3500 मीटर के अप्रोक्स मानी जाती है। वहीं पे मैं दूसरे हिमालय की बात करूं तो यह ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय जिसे कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि यह वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है और इसकी ऊंचाई उत्तराखंड में मैक्सिमम अप्रोक्स 4500 से 7817 मीटर के अप्रोक्स मानी जाती है। वहीं मैं तीसरे हिमालय की बात करूं तो यह होता है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय, और लघु हिमालय की ऊंचाई उत्तराखंड में अप्रोक्स मानी जाती है 1200 से 4500 मीटर के बीच में। वहीं मैं चौथे हिमालय की बात करूं, आप इसको हिमालय नहीं कहेंगे, यह चौथा हिमालय जो चौथा क्षेत्र आ जाता है वह दून या द्वार आ जाता है। दून ऑब्लिक जिसे हम द्वार भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई उत्तराखंड में अप्रोक्स 350 से 750 मीटर के अंतर्गत मानी जाती है। वहीं में जो पांचवा हिमालय आ जाता है जिसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, वह है आपका शिवालिक हिमालय। इसको इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, शिवालिक हिमालय। इसकी ऊंचाई उत्तराखंड में 700 से 1200 मीटर के अप्रोक्स मानी जाती है। 700 से 1200 मीटर के अप्रोक्स मानी जाती है। और इसके बाद आपका आता है भाबर आ जाता है छठवां, और आपका जो सातवां रहता है वो तराई आ जाता है और जो आठवां आपका गंगा का मैदान आ जाता है। गंगा का मैदान आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर भू वैज्ञानिकों ने बांटा है। सबसे पहले आपका जो ट्रांस हिमालय है उसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है। उसके बाद आपका जो ग्रेटर हिमालय उसकी ऊंचाई 4500 से 7817 मीटर है। उसके बाद आपका जो लघु हिमालय आता है उसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच में। उसके बाद आपका दून या द्वार आता है जिसकी ऊंचाई 350 से 750 मीटर के अप्रोक्स है। उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय आता है जिसकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच में। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, भाबर आ जाता है। उसके बाद आपका तराई आ जाता है। उसके बाद आपका गंगा का मैदान आ जाता है। तो हमने जो पहला टॉपिक किए, पहला ट्रांस हिमालय था, इसको पढ़ लिया था, और ग्रेटर हिमालय को भी हम पढ़ रहे। तो आज हम ट्रांस हिमालय को तो पढ़ लिया था। उसके बाद हम जो ये इतने बाकी जो 7
बचते हैं उनको आज कवर करते हैं। एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ग्रेटर हिमालय है, तो इस पे आप सभी नोट डाउन करेंगे कि उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा ग्रेटर हिमालय के उत्तरी भाग में होती है, कि उत्तरी भाग में होती है। और यहाँ पर जो वर्षा है अप्रोक्स 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसके उत्तरी भाग में होती है। और यहाँ वर्षा न होने का कारण यह भी है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यानी कि वायुदाब, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ये ऊंचाई पर स्थित है, और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर बारिश नहीं होती है, यहाँ पर सीधे बर्फ़ होती है। तो आप लिखेंगे कि उत्तराखंड में वह हिमालय जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, वह आपका कौन सा हिमालय, ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय हो जाता है। इतना सभी बच्चे नोट डाउन करिए। और जो ये ग्रेटर हिमालय है, यह उत्तराखंड में पाई जाने वाली भूटिया जनजाति का निवास स्थान है। तो साथियों, आपने उत्तराखंड की 5 जनजातियों को पढ़ा होगा, जिसको 1967 में लॉकहार्ट समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, जिसमें भूटिया है, थारू है, राजी है, बोक्सा और जौनसारी। उसके अंतर्गत जो एक आपकी भूटिया जनजाति आती है वह ग्रेटर हिमालय में उसका निवास स्थान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपके लिए नोट डाउन कर लेंगे, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। और दोस्तों आप नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पर यह वर्ष भर हिमाच्छादित रहा है, जिसके कारण उत्तराखंड में सबसे ठंडा, आप लिखेंगे सबसे ठंडा हिमालय कौन सा है, ग्रेटर हिमालय। वहीं मैं इसकी बात करूं तो जो ग्रेटर हिमालय है आपका, इसमें कुछ हिमनद पाए जाते हैं, जैसे आपका गंगोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर, आपका मिलाम ग्लेशियर इत्यादि ग्लेशियर पाए जाते हैं। और अगर यहाँ पर ये ग्लेशियर पाए जाते हैं तो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से आपका कौन सी नदी, भागीरथी नदी निकलती है, जिसकी देवप्रयाग तक लंबाई 205 किलोमीटर हो जाती है। वहीं पे यमुनोत्री से आपकी यमुना नदी निकलती है, जिसकी उत्तराखंड में लंबाई मानी जाती है 136 किलोमीटर, और 148 किलोमीटर आपके टॉन्स नदी की लंबाई मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर मिलाम ग्लेशियर भी यहाँ पर हो जाता है। तो मैंने कहा कि ग्रेटर हिमालय उत्तराखंड में स्थित सबसे ठंडा हिमनद है। वहीं पर ग्रेटर हिमालय में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम इत्यादि आदि ग्लेशियर पाए जाते हैं। और आप 2 अदर फैक्ट इंपॉर्टेंट करके मार्क करेंगे कि यह जो मैं कराने जा रहा हूँ, यह सवाल आपका जो कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट में यह क्वेश्चन बना था कि हिमरेखा किसे कहते हैं। मतलब उसमें था, क्या बोलते हैं उसको, कि हिमरेखा के बारे में ही सवाल था कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है। हिमरेखा या टिम्बर लाइन के ऊपर सवाल था, तो आप इसको भी नोट डाउन करेंगे। तो मैं बात करूंगा हिमरेखा किसे कहते हैं। हिमरेखा, तो आप लिखेंगे कि हिमरेखा वह रेखा होती है जिसके बाद भूमि बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। यानी कि हिमरेखा वह रेखा होती है जिसके बाद आपको भूमि नहीं दिखाई देती है, अर्थात भूमि के स्थान पर आपको बर्फ दिखाई देती है। और हिमरेखा 4000 मीटर के पास स्थित होती है। मैंने कहा कि हिमरेखा आपका जो हिमरेखा होती है वह क्या होती है कि जिसके बाद भूमि बर्फ के रूप में बर्फ की चादर ओढ़ लेती है, उसे हम हिमरेखा कहते हैं। और हिमरेखा 4000 मीटर के अप्रॉक्स पाई जाती है। वही मैं एक अदर फैक्ट की बात करूँ कि टिम्बर लाइन किसे कहते हैं। टिम्बर लाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि आयोग अब और डीप में जाने लगा है। ऐसा नहीं कि आप ट्रांस हिमालय या ग्रेटर हिमालय को याद करेंगे
और आप कहेंगे कि ट्रांस हिमालय तो 3 जनपदों में फैला है और वहीं ग्रेटर हिमालय आपका 6 जनपदों में फैला है। इतने से दोस्तों काम नहीं चलने वाले। अब गहरा इन द डेप्थ, आयु बहुत डेप्थ में जा रहा है और आपको डेप्थ पकड़ना पड़ेगा। साथियों, एक ही चीज़ कहता हूँ कि एज अ सब्जेक्ट पढ़िए, है ना। मैं एक बात कहूँगा कि आप ऐसा मत करिए कि आप कन्या सहायक के लिए अलग उत्तराखंड पढ़ेंगे ज्योग्राफी, फिर आप लोअर पीसीएस के लिए अलग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप वीडियो के लिए अलग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। साथियों, ऐसा नहीं करना है। हमें सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनानी है। हमें एग्ज़ाम नहीं देखना है, हमें सब्जेक्ट को देखना है। अगर आप सब्जेक्ट बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, एक बेहतर समझ के साथ उसको करते हैं, तो आप निश्चित एक दिन सफलता के चरम शिखर पर होंगे। साथियों, तो मैंने कहा कि जो टिब्बर लाइन है, टिब्बर लाइन वह लाइन होती है जिसके बाद आपके पेड़ समाप्त हो जाते हैं, यानी पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं, पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं। तो यहीं पे एक सवाल बनता है कि जो आपका लघु या मध्य हिमालय, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। तो लघु या मध्य हिमालय में जो आपने पढ़ा होगा बुग्याल, बहुत इंपॉर्टेंट, बुग्याल, जिसको पशु चारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, यह किसके बीच उगता है? तो यह टिब्बर लाइन और आपका किसके बीच, हिमरेखा के बीच में उगता है या उगती है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। तो साथियों, इसके बाद हम जो तीसरा हिमालय आएगा, तीसरा हिमालय हम पढ़ेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय मैंने कहा था कि उत्तराखंड में इसकी ऊंचाई अप्रॉक्स 1200 मीटर से 4500 मीटर के बीच में पाई जाती है। तो आप लघु हिमालय को इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि यह इम्पोर्टेंट बन जाता है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। सबसे पहले बात आती है कि जो लघु हिमालय है वो उत्तराखंड के कितने जनपदों में फैला है। तो जो लघु हिमालय है यह उत्तराखंड के 9 जनपदों में, 9 जनपदों में फैला हुआ है। कितने जनपदों में? 9 जनपदों में फैला हुआ। अब आप कहेंगे कि सर 9 जनपदों को कैसे याद रखा जाए? तो साथियों, 9 जनपदों को याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। अगर 9 जनपद में यह फैला हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि बचे जो 4 जनपद हैं उनमें यह नहीं फैला होगा। और वही 4 जनपद आपको याद करने हैं कि वह कौन कौन से। तो इनको आप क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका हरिद्वार, हरिद्वार। उसके बाद आ जाता है आपका चंपावत। उसके बाद आ जाता है आपका बागेश्वर। और जो अंतिम आ जाता है वह आ जाता है आपका पिथौरागढ़। एक बार जरा सभी बच्चे मुझको हरिद्वार का क्षेत्रफल, चंपावत का क्षेत्रफल और बागेश्वर का क्षेत्रफल तथा पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल एक बार बताएंगे। तो हरिद्वार का क्षेत्रफल सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ का। ठीक है। जब आपने पढ़ा होगा कि चंपावत 1766 जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, बागेश्वर 2246, पिथौरागढ़ 7090 और हरिद्वार का सभी बच्चे आप बताएंगे। तो मैंने कहा कि जो आपका लघु या मध्य हिमालय है यह उत्तराखंड के 9 जनपदों में फैला है और जिन 4 जनपदों में यह नहीं फैला है उनका नाम है क्रमशः इस प्रकार है कि हरिद्वार, आपका पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर, यानी 4 जनपदों में यह नहीं फैला हुआ है। अब इसके बाद मैं कुछ बात करूंगा कि इसके अंदर कुछ श्रेणियां आती हैं, कुछ प्रमुख श्रेणियां आती हैं। जैसे आपका लघु हिमालय की, इसको इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, इंपोर्टेंट हो जाएगा पेपर के दृष्टिकोण से। एक मसूरी, मसूरी, देववन, उत्तराखंड का पामीर, दूधातौली श्रृंखला, दूधातौली श्रृंखला, और आपका द्रोणगिरी, द्रोणगिरी पर्वत श्रृंखला इसके अंतर्गत आती है। तो सभी बच्चे देवन, इस बार वीडियो जो 21 सितंबर का था उसमें आया था कि लघु हिमालय के अंतर्गत मसूरी, देववन, दूधातौली, द्रोणगिरी आदि पर्वत श्रृंखलाएं आती है। वहीं मैं बात करूं कि जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी जो कि चमोली में स्थित है, वह आपका ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय के अंतर्गत आती है। इतना सभी लोग मार्क करेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर देंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के दृष्टिकोण से।
वही मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत लघु हिमालय के अंतर्गत आपका जो है नैनीताल के कुछ प्रमुख ताल पाए जाते हैं। नैनीताल इसके अंतर्गत आते हैं। नैनीताल के ताल जैसे आप कहेंगे सात ताल, सात ताल, भीमताल, खुरपा ताल और नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल रहेगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल और कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है। तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ताल है वह भीमताल है और जो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है वह कौन सा ताल है, वह नौकुचिया ताल है। इतनी बेसिक नॉलेज तो आप सभी को होनी चाहिए अगर आप उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो लघु हिमालय के अंतर्गत नैनीताल के कुछ ताल आते हैं जिसमें सात ताल, भीमताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल इत्यादि ताल आते हैं। इतना हमारा लघु हिमालय हो जाता है। अब दोस्तों जो मैं इसके पहले बता रहा था कि बुग्याल 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 किसे कहते हैं। तो बुग्याल की परिभाषा आप सभी लिखेंगे कि लघु हिमालय के की पर्वतीय ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है बुग्याल। लघु हिमालय की पर्वतीय ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। और बुग्याल किसके और किसके बीच में पाया जाता है, यह टिबर लाइन और हिमरेखा, स्थायी हिमरेखा जिसे हम कह सकते हैं, स्थायी हिमरेखा के अंतर्गत उगते हैं। और बुग्यालों को अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर से इसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि इत्यादि नामों से जाना जाता है। वहीं उत्तराखंड में इसको बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। इतना सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं दोस्तों मैं बात करूं जो लघु हिमालय है इसके अंतर्गत हमारी कुछ प्रमुख नदियां निकलती है। जैसे आपका दूधातोली श्रृंखला से पश्चिमी रामगंगा और आपका बागेश्वर यानी कि सरयू नदी जो कि सरयू मूल श्रेणी से निकलती है। वहीं पर मैं बात करूं लदिया चंपावत में जो बहती है, यह इस हिमालय के अंतर्गत से निकलती है। और इतने ही में हमारा लघु हिमालय खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। वहीं मैं बात करूं कि जो आपका ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय है उसको कौन सी रेखा अलग करती है, तो उसको आप लिखेंगे उसको MBT, मेन बाउंड्री, मेन MBF होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे इसको इतना मार्क कर लेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ये तो खत्म होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दून या द्वार। साथियों जो चौथा क्षेत्र हमारा आता है, चौथा क्षेत्र को सभी लोग लिखेंगे दून या द्वार। दून या इसको द्वार भी कहा जाता है। अब साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दून या द्वार की ऊंचाई मैंने आपको 350 से 750 मीटर के अंतर्गत बताई थी। अब मैं बात करूं दून या द्वार की, तो दून या द्वार आप किसे कहेंगे, तो दून या द्वार आप उसे कहेंगे कि शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच स्थित चौरसिया घाटी, यानी कि आप कह सकते हैं कि दून या द्वार हम किसे कहेंगे, यानी कि दून या द्वार जो आपका लघु हिमालय और आपका जो शिवालिक हिमालय उसके बीच में एक क्या है, पतली सी घाटियां, चौरस घाटियां जिसको कहते हैं वह है, उसी को हम दून या द्वार कहते हैं। और कुछ उत्तराखंड में कुछ प्रमुख दून या द्वार हैं। जैसे सबसे प्रमुख तो आपका देहरा हो जाता है, देहरादून हो जाता है। उसके बाद मैं करूं तो आपका पौड़ी में
और नैनीताल में भी कुछ प्रमुख दून पाए जाते हैं। पौड़ी में आपका मैंने कहा दोस्तों कि जो दून या द्वार है वह 350 से 750 मीटर के अंतर्गत पाए जाते हैं। वहीं पर मैं बात करूं तो कि दून या द्वार आप किसे कहेंगे, यह शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच स्थित चौरसिया घाटी होती है। और देहरा जो कुछ प्रमुख दून है जैसे कि पौड़ी में पाए जाते हैं और नैनीताल में पाए जाते हैं, और देहरा जो सबसे प्रमुख दून वह देहरा दून है, सबसे प्रमुख दून यही है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर हम पौड़ी नैनीताल के दून पढ़ेंगे। अब लिखेंगे चौखम एवं कोठारी। चौखम एवं कोठारी दून आपका नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल में। और वहीं पे पतली व कोठा दून, पतली दून आपका यहाँ पर लिखेंगे, पतली दून आपका पौड़ी में पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि चौखम एवं कोठारी दून आपका नैनीताल में पड़ता है और जो पतली दून है आपका वह पौड़ी क्षेत्र में पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, दून या द्वार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के दृष्टिकोण से। तो मैंने कहा कि जो आपका दून या द्वार है उसकी ऊंचाई उत्तराखंड में 350 से 750 मीटर है, और इसकी लंबाई आपका जो देहरा है, इसकी लंबाई देहरादून की है, इसकी लंबाई देहरा 75 किलोमीटर के अप्रोक्स है। और दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट बताता हूँ कि जो देहरादून में है यहाँ पर वायुप्रस्थ जीवन जीने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी क्या वो पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। आपने उत्तराखंड का टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें उत्तराखंड को जलवायु की दृष्टि से जो जलवायु वैज्ञानिक हैं उन्होंने 6 भागों में बांटा है, जैसे कि उपोष्ण हो गया, शीतोष्ण हो गया, उपोष्ण हो गया, गर्म शीतोष्ण हो गया, शीतोष्ण हो गया, है ना। और उसके बाद आपका जो आता है हिमानी जलवायु आती है, हिमानी अल्पाइन आता है ना। इस प्रकार कुछ उत्तराखंड की जलवायु को बांटा गया है। तो उनमें से जो सबसे अच्छी जलवायु पाई जाती है वो आपका कहाँ पर पाई जाती है, ये दून या द्वार के अंतर्गत पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक जन घनत्व पाया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अत्यधिक जन घनत्व क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायुप्रस्थ यानी जीवन जीने के लिए एक अच्छी जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और दून या द्वार में उत्तराखंड में सर्वाधिक क्या होता है, भूस्खलन होता है, सर्वाधिक भूस्खलन होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप टॉपिक को नोट करिए। इसके बाद जो पांचवा आपका हिमालय आता है, पांचवा हिमालय के अंतर्गत आप लिखेंगे सभी बच्चे शिवालिक हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट हिमालय है शिवालिक हिमालय। अब दोस्तों देखिए, शिवालिक हिमालय की उत्तराखंड में ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच में पाई जाती है, और शिवालिक हिमालय का एक नवीन वलित पर्वत है, जिसके कारण इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। मैंने कहा दोस्तों कि जो शिवालिक हिमालय है वह हिमालय का एक नवीन वलित पर्वत है, जिसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं पाए जाते हैं हिमालय का एक मात्र नवीन वलित पर्वत है, जिसके अंतर्गत आपका क्या पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपका मैंने कहा कि जो शिवालिक हिमालय है वह उसकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है, और इसके अंतर्गत आपका जीवाश्म पाए जाते हैं। और दोस्तों वहीं बात करो शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय को जो आपका कौन सा है, आपका जो है लघु हिमालय, उससे कौन अलग करता है, GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। तो दोस्तों, और शिवालिक हिमालय उत्तराखंड का वह हिमालय जिसमें सबसे अधिक बरसात होती है, अधिक वर्षा होती है, और वर्षा कितनी होती है, 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में।
अब दोस्तों सवाल बन सकता है कि उत्तराखंड में वह कौन सा हिमालय है जिसके अंतर्गत सबसे कम वर्षा होती है, और उत्तराखंड का वह कौन सा हिमालय है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर हिमालय, और जो दूसरे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, और शिवालिक हिमालय का अन्य नाम मैनाक पर्वत, इसको भी कहा जाता है मैनाक पर्वत, जिसका अर्थ होता है शिव की भूमि, शिव की भूमि। और शिवालिक हिमालय सर्वाधिक पर्यटक वाला स्थान है उत्तराखंड में, यानी कि सबसे ज़्यादा पर्यटक जिस हिमालय के अंतर्गत आते हैं वह होता है शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन करें। वहीं दोस्तों मैंने शायद इसके जनपदों के बारे में नहीं बताया कि यह कितने जनपदों में फैला हुआ है, तो उसको भी एक बार नोट डाउन कर लेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं। तो दोस्तों यह 7 जनपदों के अंतर्गत फैला है, 7 जनपदों के अंतर्गत फैला है, जिसके अंतर्गत आपका दक्षिणी देहरादून, नीचे राय वाला इसके साइड दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी देहरादून एक। उसके बाद जो दूसरे जनपद की बात करूं तो यह पौड़ी, तीसरे जनपद की बात करूं तो चंपावत, चौथे जनपद की बात करूं अल्मोड़ा, पांचवें की बात करूं नैनीताल, छठवें की बात करूं टिहरी, और जो 7वां जनपद आपका हो जाता है यह हो जाता है आपका, मैंने कहा कि पौड़ी, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दक्षिणी देहरादून, टिहरी और हरिद्वार। हरिद्वार का आपका उत्तरी भाग आ जाएगा। यह उत्तराखंड के 7 जनपदों में 7 जनपदों के अंतर्गत पाया जाता है, जिन 7 जनपदों के नाम क्रमशः इस प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार इरेज करते हैं, और शिवालिक हिमालय आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आता है आपका जो होता है आपका, ये कौन से नंबर का है आपका, ये है 6वें नंबर का, यह होता है भाबर। अब दोस्तों तराई और भाबर इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड कुछ इस प्रकार से है, आप उत्तराखंड की ये देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, और आप जब देखते होंगे कि उत्तराखंड में सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की बात करूं मैं अगर, तो यहाँ पर उत्तरकाशी, और कुछ भागीरथी नदी इस प्रकार यहाँ पर उत्तरकाशी से निकलकर फिर टिहरी के अंतर्गत आती है, और पौड़ी के टिहरी के देवप्रयाग में यह किससे मिल जाती है, अलकनंदा से ऐसे में मिल जाती है, और फिर ये ऐसे ऐसे हरिद्वार से इधर आ जाती है। तो आप देख रहे होंगे, और आपकी जो यमुना नदी ऐसे ऐसे मिलकर ऐसे उत्तरकाशी जिले होकर और कालसी से बाहर निकल जाती है ऐसे में। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो नदियाँ हैं यह उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, और जब यह उत्तराखंड आपको पता है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र है ना, और जब ये नदियाँ निकलती है पहाड़ों से तो अपने साथ ही कुछ गाद लेकर आती है, गाद अवशिष्ट आप इसको कह सकते हैं। और जब ये गाद लेकर आती है तो पहले तो इनकी प्रवणता यानी कि यह अपनी तेजी के साथ प्रवणता के साथ बहते हैं, लेकिन जैसे यह थोड़ा मैदानी क्षेत्रों में एंटर करते हैं, जैसे आपका इधर देहरादून का मैदानी क्षेत्र हो जाता है, हरिद्वार का इधर मैदानी क्षेत्र होता है, पौड़ी का इधर उधम सिंह नगर का, फिर नैनीताल का, और कुछ चंपावत का, जब ये मैदानी क्षेत्र यहाँ पर हो जाता है तो ये यहाँ पर क्या कर देती है कि निक्षेपण कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, निक्षेपण कर देती है। और जब ये निक्षेपण कर देती है तो यह बड़े बड़े पत्थर है ना अपने साथ लेकर आती है, गाद लेके आती है, और यहाँ पर ये पथरीली जमीन यानी भूमि यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ये भावर कहते हैं। वहीं पे मैं जो 7वां तराई की बात करूं तो तराई इसकी नीचे वाला क्षेत्र पाया जाता है। तराई के अंतर्गत आपका क्षेत्र आता है हरिद्वार का आता है, हरिद्वार का दक्षिणी भाग आता है, और पौड़ी का भी दक्षिणी भाग आता है, और उधम सिंह नगर का दक्षिणी भाग आता है, यानी कि 3 जिलों के अंतर्गत आपका तराई आ जाता है। और तराई में आपने पढ़ा होगा जो तराई होता है, ठीक है, यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। जो तराई क्षेत्र रहता है यहाँ पर तो बड़े बड़े आपकी गाद पत्थर हो गए, लेकिन यहाँ पर मलिन कण आ जाते हैं, मलिन कण, और जिस कारण इसकी जो दलदली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे मैं इसके बाद बात करूं 8वां जो गंगा का मैदान होता है, गंगा का मैदान नहीं आप हरिद्वार को कह सकते हैं गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान में आपको इतना रखना याद है कि गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक आपका खादर होती है और एक बांगर होती है। शायद जो खादर वाला है ये सवाल पूछा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। खादर वह होती है जहाँ पर
बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है और बांगर वो होती है जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है। साथियों, आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट था भारत उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन और इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, इसके बाद टॉपिक हम करेंगे उत्तराखंड का नदी तंत्र। देखिए दोस्तों, वायदा करता हूँ कि नदी तंत्र ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपके माइंड में बिल्कुल वो मैप के साथ बिल्कुल हम मैप के साथ पढ़ेंगे और मैप के साथ ही आपके माइंड में वो सेटअप हो जाए। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी इमेजिनेशन के ऊपर है। जितनी आप अच्छी इमेजिनेशन करते हैं, उतना आप अच्छा बेहतर सीखते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को। देखिए दोस्तों, कई चीज़ें याद भी करनी पड़ती है और कई चीज़ों को समझना भी पड़ता है। मुझे जहाँ लगेगा कि समझाना है वहाँ समझाऊँगा, जहाँ डायरेक्ट फैक्ट होते हैं उसको तो आपको याद करना ही पड़ता है। आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।